हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AKN भूगोल वाला में। यहाँ पर केवल दोस्त ही नहीं हैं, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, सभी को भी हेलो नमस्कार। मैं आज एक इतिहास का बड़ा रोचक विषय लेने वाला हूँ। एक तो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक है महल गुजारी या महलवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों की एक मिला जुला प्रश्न सा बनाऊंगा। इस वीडियो को देखना। संवाद है सरकार और किसान के प्रतिनिधियों के बीच संवाद है, और साथ में अंग्रेज सरकार के अफसर और किसानों के बीच में कुछ बातचीत डायलॉग्स हैं, उनके माध्यम से इस पूरी तीन व्यवस्थाओं को समझाया। देखें वीडियो से और सुन के सीखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सन 1793 भारत का आसमान कुछ अलग ही रंग ले रहा था। ब्रिटिश शासन अब अपने पांव मजबूत कर चुका था और बंगाल के खेतों में इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था, जिसे कहा गया स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। तो टीचर अब कक्षा में आते हैं, बोलते हैं बच्चों आज हम बात करेंगे उस समय की 1793 में, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसने जमींदारों और किसानों की किस्मत बदल दी। अब अर्जुन पूछता है, सर क्या वही लगान वसूल करने वाली व्यवस्था जिसमें अंग्रेज लोग पैसे लेते थे? शिक्षक कहते बिल्कुल, उसे ही कहा गया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसका मतलब था कि अंग्रेज सरकार ने जमींदारों से समझौता कर लिया कि तुम हर साल तय की गई निर्धारित की गई रकम, यानी जमीन से खेती के बदले एक किराया लगान वसूला जाता था, उसी को कहा गया तय की गई रकम, वो हमें देना। मतलब कि अंग्रेजों ने कहा जमींदारों से कि तुम हर साल तय की गई रकम यानी लगान के रूप में हमें देंगे, तो हम तुम्हें ये ज़मीन का मालिक बनाएंगे और बदले में ये ज़मीन तुम्हारी मानी जाएगी, यानी हमेशा के लिए, स्थायी तौर पर, परमानेंटली। अर्जुन थोड़ा हंसकर बोलता है, मतलब अंग्रेज बोले भाई अब से ये खेत तुम्हारे, बस टैक्स टाइम पे देना, नहीं तो खेत जब्त कर लिया जाएगा। मतलब अंग्रेज सरकार फिर से खेत छीन लेगी। शिक्षक मुस्कुराए बोले बिल्कुल सही कहा अर्जुन, अगर ज़मींदार लगान नहीं देता था तो सरकार उसकी ज़मीन कुर्क कर लेती थी, जब्त कर लेती थी, छीन लेती थी ज़मींदार और अपने पास रख लेती। लेकिन अगर वो समय पर लगान देता रहे तो कोई दखल नहीं देती थी अंग्रेज सरकार जमींदारों के काम में, जमींदारी के काम में। अब इसको समझाना है किसको कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है, तो समझिए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मतलब था जमींदारों को ज़मीन का मालिकाना हक देना, यानी ज़मीन का मालिक बनाकर उनसे तय की गई माल गुजारी यानी तय की गई लगान की रकम, टैक्स की रकम हमेशा के लिए वसूलना। इससे अंग्रेज़ों को नियमित आमदनी या आय इनकम होने लगी, टैक्स मिलने लगा और ज़मींदार अंग्रेज़ों के साथी बन गए। अर्जुन अब सर से पूछता, सर तो किसानों का क्या हुआ? उन्हें तो राहत मिलनी चाहिए थी ना? शिक्षक बोलते, नहीं बेटा, यही तो असली खेल था। किसानों को तो अब दोहरी मार पड़ने लगी, अंग्रेज़ों को लगान दो और ऊपर से ज़मींदार को खुश रखो। अगर फसल खराब हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, फसल खराब हुई तो भी लगान देना था, ना कम हो सकता है ना माफ़ हो सकता है, देना ही पड़ेगा। अर्जुन पता, ओ यानी स्थायी बंदोबस्त तो किसानों के लिए, तो ये स्थायी बंदोबस्त स्थायी मुसीबत बन गया। शिक्षक, अर्जुन एकदम सही कहा। इस व्यवस्था से किसानों की हालत बहुत बिगड़ गई। जमींदार तो मज़े में थे लेकिन किसान बेबस हो गए, मजबूर हो गए। अब यहाँ कुछ अर्थ बताना है। लगान का अर्थ होता है ज़मीन से मिलने वाली आमदनी, टैक्स। कुर्क मतलब जब्त करना, छीन लेना। किसको? जो ज़मीन जमींदारों को दी गई थी, अगर वो टैक्स या लगान नहीं देते हैं तो उनकी ज़मीन कुर्क कर ली जाती थी, जब्त कर ली जाती थी या छीन ली जाती थी। माल गुजारी मतलब ज़मीन पर तय किया गया टैक्स, यानी 10 रुपये देना है तो 10 रुपये माल गुजारी। जमींदार वह व्यक्ति जो किसानों से टैक्स वसूल कर अंग्रेज सरकार को देता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च सन 1793 को यह व्यवस्था लागू की। राज्य के सारे अधिकार जमींदारों को दे दिए गए। अब सरकार ने किसानों से सीधे कोई संबंध नहीं रखा, सिर्फ जमींदार के जरिए पैसा लेती रही। जमींदार किसान से लेता था और जमींदार अंग्रेज़ों को दे देता था। किसानों से कोई सीधा संबंध अंग्रेज सरकार का नहीं रहा। तो अब एक घटना आती है, घटना सुनाता हूँ, देखिए सुनिए। एक गांव में किसान और जमींदार की आपस में बातचीत हो रही है। किसान का नाम रामलाल है। रामलाल जमींदार से कहते हैं, मालिक इस बार बारिश कम पड़ी है, फसल आधी रह गई है, लगान थोड़ा कम कर दीजिए ना मालिक। जमींदार घूमते थे, कम कर दूँ? अंग्रेज सरकार ने तो कम नहीं किया। क्यों रामलाल? उनने तो हमारा लगान नहीं कम किया, हम कैसे कम कर दें? तू भी क्या अजीब बात करता है रामलाल, समय पर लगान दे वरना तेरी ज़मीन कुर्क कर लूँगा। रामलाल हाथ जोड़ के कहता है, मालिक ये तो अन्याय है, हम ही बोएं, हम ही काटें, हम ही पसीना बहाएं, मुनाफा अंग्रेज और ज़मींदारों का, तो ये तो एक सरासर अन्याय है मालिक। मेरे
ऐसे ऐसे ही सैकड़ों रामलाल अपने खेत और ज़मीन दोनों और जीवन तीनों को खो बैठे। स्थायी बंदोबस्त ने ब्रिटिश राज को अमीर बनाया, किसानों को मारा भी, गरीब भी बनाया, कंगाल बनाया, कुछ मर भी गए, पर भारत के किसानों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। अब इसी व्यवस्था की कुछ व्याख्या की गई, इसको समझाया गया। सुनिए, यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई कि अंग्रेजों को नियमित आय यानी रेगुलर इनकम मिलती रहे, लेकिन इसका असर किसानों पर बेहद बुरा पड़ा। किसान मेहनत करते थे पर लगान तय था, फसल हो या ना हो टैक्स देना ही पड़ता था, लगान देना ही पड़ता था। तो अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों से, सर और नहीं कर रहे हैं बात। तो बच्चों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से अंग्रेजों को मिला स्थायित्व, जमींदारों को मिला अधिकार, पर किसानों से छिन गया सुख और सम्मान। शिक्षक बोलते हैं, याद रखो बच्चों, इतिहास में हमें यही सीख मिलती है कि जब शासन का लाभ कुछ लोगों तक सीमित हो जाए तो समाज का संतुलन टूट जाता है। और वही हुआ 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू होने के बाद। ठीक है, किसानों की मेहनत से ब्रिटिश साम्राज्य तो अमीर हो गया, समृद्ध हो गया, पर भारत का किसान गरीब हो गया। अर्जुन मुस्कुराया, बोला, सर अब समझ में आया कि स्थायी बंदोबस्त क्यों कहा, क्योंकि इसमें स्थायी तो बस किसान की परेशानी थी, किसान की गरीबी थी, किसान की परेशानियां थी, बाकी तो कुछ स्थायी नहीं था। अंग्रेजों के लिए स्थायी था स्थायी इनकम। शिक्षक बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा अर्जुन। अब अगले भाग में देखेंगे जब अंग्रेजों ने रैयत यानी किसान, रैयत मतलब किसान का ही दूसरा नाम था, से सीधे लगान वसूलना, इसी व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो देखिए अगले भाग में हम ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में अब हम पहुँचते, अब कहानी बढ़ती हुई दक्षिण भारत की ओर जाती, क्योंकि अभी थी बंगाल में कहानी है और ये पहुँच गई अब कहाँ, दक्षिण भारत की ओर, जहाँ अंग्रेजों ने सोचा जमींदारों के भरोसे रहना सही नहीं है, सीधे किसानों से लगान वसूल करते हैं। और ऐसे शुरू हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी किसानों से सीधा कर वसूलने की प्रणाली। माने स्थायी बंदोबस्त में तो अंग्रेजों को सीधा किसानों से टैक्स नहीं लेना पड़ता था, ज़मींदार किसानों से लेता था और ज़मीन का मालिक भी ज़मींदारी होता था, किसान से टैक्स लेता था, लगान लेता था और कुछ अपना कमीशन रखने के बाद में बाकी का अंग्रेज सरकार को दे देता था। तो वहाँ बीच में बिचौलिया था ज़मींदार, लेकिन यहाँ बिचौलिया नहीं था, यहाँ सीधे सरकार के अफसर थे जो सीधे किसानों से कर या टैक्स या लगान वसूलते थे। तो अब यहाँ संवाद शुरू होता है और अर्जुन सर से कहता है, सर अब ये रैयतवाड़ी कौन लाया, मतलब इस व्यवस्था को कौन लाया, क्या ये भी कोई नया खेल था अंग्रेजों का? सर मुस्कुराए, बोले, हाँ बेटा, अरे बेटा तुम तो बड़े चतुर हो, ये खेल थोड़ा नया और थोड़ा पुराना दोनों ही था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और थॉमस मुनरो ने इसे लागू किया। नया खेल जरूर था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंग और थॉमस मुनरो ने इसे लागू किया। मुख्य रूप से ये मद्रास, यानी अब चेन्नई हो गया मद्रास, बॉम्बे या अब मुंबई हो गया, इन दोनों प्रांतों में, पहले ये दोनों के राज्यों के नाम थे, इन दोनों प्रांतों राज्यों में लागू किया गया। मतलब अब जमींदार हट गए, ये अर्जुन ने कहा। सर मतलब अब जमींदार हट गए? शिक्षक बोलते, हाँ जमींदार नहीं बल्कि रैयत यानी किसान ही सरकार से सीधे जुड़ गए। सरकार ने कहा किसानों से यानी रैयतों से कहा, अब हम तुमसे सीधे लगान लेंगे, जमीन तुम्हारी, तुम उसके मालिक हो। अर्जुन खुश होकर बोला, वाह अब तो किसान खुश होंगे सर, जमीन के मालिक खुद किसान, इससे अच्छी बात क्या होगी। पर कहानी इतनी सीधी कहाँ थी। कागज़ पर तो किसान मालिक बना, पर असलियत में वो सरकार का गुलाम ही रहा। अब दृश्य बदलता है। एक अंग्रेज अफसर एक किसान के बीच में बात है। अंग्रेज अफसर एक किसान से बोलता है, उसका नाम रामास्वामी, रामास्वामी इस बार फसल खराब हुई है, लगान बढ़ेगा। जो गया रामास्वामी, तो इस साल थोड़ा सा दया कर ली। अगले साल फिर आता है वो अफसर, कहता है इस बार थोड़ी फसल अच्छी हुई, खूब अच्छी हुई। रामास्वामी इस बार फसल खूब अच्छी हुई है, लगान बढ़ेगा। अब फिर घबराएगा, पहले खराब हुई थी तो मांगा था लगान बढ़ा के, अब अच्छी हुई तो भी मांगेगा। किसान रामास्वामी हैरान, पर साहब हमने तो मेहनत की है, आप क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? अफसर हंसकर बोला, क्यों, अब तुम मालिक हो ना, मालिक ज़्यादा कमाए तो टैक्स भी ज़्यादा देना होगा ना। रामास्वामी धीरे बोलते, साहेब मालिक तो नाम का हूँ, फसल पर हक तो आपका ही है। अब अर्थ बताना, रैयत का अर्थ होता है किसान, लगान यानी भूमि, जो कृषि के लिए भूमि उपयोग की जाती थी, उस कृषि भूमि का किराया देना पड़ता था सरकार को, आज भी देना पड़ता है और बहुत कम, नाम मात्र का। पहले बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, उसी को लगान कहते थे, उसी को टैक्स कहते थे। तो कृषि भूमि पर दिया जाने वाला टैक्स। बंदोबस्त यानी व्यवस्था या प्रणाली। मालिकाना हक यानी जमीन का अधिकार, जमीन का स्वामित्व। अब यहाँ हम एक बात समझा देते हैं, ये अभी संवाद नहीं है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हर खेत का अलग सर्वे होता था, मिट्टी, उपज और वर्षा के आधार पर लगान तय किया जाता था।
और इस व्यवस्था के कारण वो लगान तय किया जाता था। लेकिन ये लगान इतना ऊंचा होता था कि किसानों की हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई। अब आता है संवाद फिर से। अर्जुन कहता है सर से, सर तो फ़र्क क्या हुआ, स्थाई और रैयतवाड़ी में कोई फ़र्क नहीं है। शिक्षक बोलते हैं, देखो बेटा, स्थाई बंदोबस्त में सरकार ने ज़मींदारों से लगान लिया और ज़मींदारों ने किसान से। माने स्थाई बंदोबस्त में अंग्रेज़ सरकार ने ज़मींदारों से लगान लिया और ज़मींदारों ने किसानों से लिया, अपना कमीशन रखा, बाकी को अंग्रेज़ सरकार को दे दिया। रैयतवाड़ी में सरकार ने किसानों से सीधा लगान लिया, मतलब बीच का बिचौलिया ज़मींदार हट गया। लेकिन शोषण या ज्यादती तो जारी रही और शोषण किसान का ही हुआ इस बार भी। अर्जुन, तो दोनों में किसान ही पिसा, पर ऊपर अंग्रेज, नीचे किसान, बीच में खाली उम्मीद ही रह गई, जमींदार तो रहा नहीं। शिक्षक मुस्कुराए बोले, सही पकड़ा अर्जुन। अंग्रेजों की नीतियाँ हमेशा उनके फायदेमंद ही रही, उनके हिसाब से उनके फायदेमंद होनी चाहिए, यही वो चाहते थे और फायदे में ही रही वो। किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली। अब उन्हें ज़मीन पर मालिकाना हक मिला, पर टैक्स भी भारी दर ने उनकी कमर तोड़ दी। जो टैक्स की भारी दर थी उसने उनकी कमर तोड़ दी। व्याख्या करके बताना है यहाँ पर संवाद नहीं है, केवल समझाना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य था कि सरकार को ज़मीन से सीधे अधिक से अधिक फायदा मिले। कौन सरकार को? अंग्रेज सरकार को। किसानों से सीधा लगान वसूल करने पर अंग्रेजों को बिचौलियों का नुकसान नहीं झेलना पड़ा, पर किसानों को अनिश्चित लगान और सरकारी अफसरों के अत्याचार झेलने पड़े। अब दृश्य आता है जिसमें किसान रामास्वामी अपने दोस्त गोपाल से कुछ बोलता है। देखिए, रामास्वामी बोलता है, भाई गोपाल, अब तो अफसर हर साल नया टैक्स बता देते हैं और बढ़ा के बताते हैं। गोपाल कहता है, हाँ रे, पहले ज़मींदार कम से कम जानता तो था कि हालत ख़राब है किसान की, तो वो टैक्स कम ले लेता था। ये अंग्रेज अफसर तो बस नंबर गिनते हैं, इंसान नहीं देखते कि इंसान पे कितनी परेशानी आई, फसल ख़राब हुई कि अच्छी हुई, इससे कोई मतलब नहीं। अब रामास्वामी बोलता है, लगता है अब मालिक भी हम नहीं रहे, सिर्फ कागज़ पर नाम है, खेत तो इनके हक में ही चले गए ना अंग्रेज़ों के। अंग्रेजों ने इस प्रणाली से बहुत धन कमाया, पर किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। कई जगह विद्रोह हुए क्योंकि किसान समझ गए थे यह रैयतवाड़ी नहीं, रैयत विपदा है, रैयत मुसीबत व्यवस्था है, रैयतवाड़ी नहीं है, रैयत विपदा है। रैयत विपदा की व्यवस्था बन के रह गई। विद्रोह माने बगावत या विरोध किसका? अंग्रेजों का। प्रणाली, व्यवस्था, सिस्टम, विपदा, मुसीबत या कठिनाई। अब समझाता हूँ कुछ में, संवाद नहीं। अंग्रेजों ने कहा अब किसान मालिक है, पर असली मालिक तो वही रहा जिसने टैक्स तय किया, जिसने टैक्स या कर या लगान निर्धारित किया, वही मालिक ना। किसान तो नाम का मालिक रहा, किसान को ना तो राहत मिली ना सुरक्षा, बस एक और नाम रैयतवाड़ी। पहले था स्थायी बंदोबस्त, अब हो गया रैयतवाड़ी। अर्जुन फिर सर से पूछता है, सर अब समझ आया कि दोनों व्यवस्थाओं में किसानों का नाम तो अलग अलग रखा गया, पर कहानी एक ही है। मेहनत किसानों की, मुनाफा अंग्रेजों का। तो सर कहते हैं, सही कहा अर्जुन, इतिहास गवाह है, जब भी सत्ता आम जनता की मेहनत पर पलती है, यानी जो सत्ता होती है, सरकार होती है, वो जनता की मेहनत का खाए, खुद की मेहनत का ना खाए, तो उसका परिणाम दुख ही होता है। स्थायी बंदोबस्त ने ज़मींदारों को अमीर बनाया और रैयतवाड़ी ने किसानों को कर्जदार। अब मुझे कुछ बोलना है, बोलता हूँ। भारत की मिट्टी ने सब देखा है, स्थायी हो या रैयतवाड़ी, दोनों व्यवस्थाएं अंत में किसानों की आह बन गई और वही आह आगे चलकर आज़ादी की चिंगारी, आज़ादी की आवाज़ बनी, है ना। तो यहाँ पर ये बता दिया। अब अगली व्यवस्था बताते हैं ना। तीसरी व्यवस्था हो रहा है कि महलवाड़ी। कौन सी व्यवस्था है? महलवाड़ी। चलिए इसको समझा देते हैं, तीसरी व्यवस्था। शिक्षक बोलते, बच्चों अब हम बात करेंगे तीसरी भूमि व्यवस्था की, महलवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था ना तो पूरी तरह ज़मींदारों पर आधारित थी, ना ही किसानों पर, बल्कि इसमें महल यानी गांव या समाज का समूह, उसी को महल कहते थे अंग्रेज। यानी महल यानी पूरा गांव, गांव के पूरे लोग या पूरे समाज का एक समूह को पूरी इकाई माना गया, पूरे गांव को एक महल माना गया, है ना। महल, ये महल राजाओं के रहने वाले नहीं, केवल महल किसको माना? गाँव को। अब रवि पूछता है, सर इसे किसने लागू किया था? शिक्षक बोले, बहुत अच्छा प्रश्न है रवि। महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1822 में शुरू हुई। कब हुई? 1822 में। लागू किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और इसे बनाया किसने? तो इसका निर्माण थॉमस रीड और होल्ट मैकेंजी ने किया था। यानी थॉमस रीड और होल्ट मैकेंजी ने इसका निर्माण किया, महलवाड़ी व्यवस्था का लागू करवाया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांतों, मध्य प्रदेश, पंजाब, गंगा यमुना के दोआब, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार, नहीं उत्तर प्रदेश तक इसको लागू किया गया, क्योंकि बिहार तो उस समय बंगाल में आता था। कठिन शब्द है महल, यानी गांव को ही पूरा गांव माना, और गांव की जो एक संपूर्ण इकाई थी, संपूर्ण गांव था, उसी को महल कहा। दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि। अब नीरा पूछती, सर लेकिन इसे महलवाड़ी क्यों कहा गया? शिक्षक बोलते,
क्योंकि इसमें लगान वसूलने की जिम्मेदारी पूरे गांव या एक महल की होती थी। मैंने पूरा गांव एक महल कहलाया, पूरे गांव के लोग मिलकर उसको उगाते थे और जो नहीं दे पाता था उसका भी दूसरों को देना पड़ता था। तो सबको देना पड़ता था, जो नहीं दे पाता था उसका सब थोड़ा थोड़ा मिला के पूरा कर देते थे। हर गाँव को एक इकाई माना गया और उस गाँव के मुखिया या पंचायत से लगान वसूला जाता था, है ना। किससे? पंचायत से। सरकार को मालगुजारी पूरी रकम चाहिए होती थी। मालगुजारी की जो पूरी रकम होती थी वो चाहिए होती थी, चाहे गांव में फसल खराब हो या अच्छी हो, उन्हें तो बस उनकी मालगुजारी से मतलब था। अब रवि पूछता है मतलब अब जमींदार और किसान दोनों को एक साथ झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो पंचायत थी या मुखिया था वो जमींदार और सरकार दोनों को झेलना पड़ेगा। शिक्षक तो बोले हाँ बेटा सही समझे, यह व्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप थी। सरकार ने कहा ना हम जमींदारों पर भरोसा करते हैं और ना अकेले किसानों पर, अब पूरा गांव मिलकर टैक्स देगा। व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था में गांव की भूमि की माप और उपज का अनुमान लगाकर लगान तय किया जाता था। गांव के प्रधान या मुखिया की जिम्मेदारी होती थी कि वह पूरी राशि सरकार को दे। अगर किसी ने हिस्सा ना दिया तो बाकी के जो लोग होते थे, जो ना देने वाला है, उसका हिस्सा सब थोड़ा थोड़ा मिला के उनको ही भरना पड़ता था। तो ये एक प्रकार की पूरे गाँव के लोगों को सज़ा मिलती थी जो नहीं देता था उसके बदले में। कठिन शब्द मालगुजारी, भूमि का टैक्स या कर या लगान, प्रधान गाँव का मुखिया। नीरा पूछती सर क्या इस व्यवस्था से किसानों को कोई फ़ायदा हुआ? शिक्षक बोलते हैं नाम के लिए फ़ायदा था पर असल में नुकसान ही हुआ किसानों का। सरकार हर 30 साल बाद लगान की दरें तय करती थी, पर वो भी ऊंची होती थी, बड़ी हुई होती थी, ज़्यादा बढ़ा दी जाती थी। किसान गांव के प्रधान और अफसरों के बीच फंस गया। फसल खराब होने पर भी लगान देना अनिवार्य था। रवि पूछता है मतलब किसान तो हर जगह पिस गया, चाहे कोई भी व्यवस्था हो। शिक्षक बोलते हैं बिल्कुल सही कहा रवि तुमने। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार ने दबाया, रैयतवाड़ी में सरकारी अफसरों ने दबाया और महलवाड़ी में तो पूरा गांव ही जिम्मेदार बना दिया गया कि तुम सबको मिलकर इस टैक्स को देना है। कठिन शब्द हैं जिम्मेदार, उत्तरदायी, अनिवार्य, जरूरी, बिना मना किए देना पड़ना, अनिवार्य। अब व्याख्या सुनिए क्या है इसकी व्यवस्था की व्याख्या। इस व्यवस्था में गांव के सामूहिक उत्तरदायित्व के नाम पर किसानों से वसूली होती रही, जिससे कई बार गांव वालों के बीच झगड़े और अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई। किसी के ना देने पर सबको सजा भुगतनी पड़ती थी, सब थोड़ा थोड़ा उसके ना देने पर अपना थोड़ा थोड़ा भाग उसमें योगदान देते थे। शिक्षक थोड़ा गंभीर होकर बोले अंग्रेजों का असली उद्देश्य एक ही था, राजस्व अधिक से अधिक वसूलो, बाकी जनता जाने अपनी परेशानी, माने बाकी जनता जाने और जनता अपनी परेशानी जाने। नीरा कहती है सर क्या महलवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों के लिए सफल रही? शिक्षक बोलते हैं राजस्व के लिहाज से यानी टैक्स या लगान वसूलने या कमाई करने के लिहाज से तो ठीक रही, क्योंकि सरकार को टैक्स मिलता रहा, पर सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं रही, क्योंकि इससे ग्रामीण एकता कमज़ोर हुई और किसानों में असंतोष फैला, आपसी झगड़ा फैला। इससे गाँव की एकता टूट गई। गांव आपस में झगड़ने लगे कि किसने लगान कम दिया और किसने लगान ज़्यादा दिया। तो रवि पूछता है मतलब सरकार ऊपर से मुस्कुराती रही और नीचे गांव में लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे। शिक्षक हंसते बोलते हाँ सही कहा, अंग्रेजों की नीति यह थी फूट डालो टैक्स वसूलो, फूट डालो टैक्स वसूलो, यानी जनता को बांटो और खुद फ़ायदा उठाओ, यानी जनता को बांटो और खुद फ़ायदा उठाओ। व्याख्या महलवाड़ी व्यवस्था में सामूहिक जिम्मेदारी के नाम पर किसानों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, मनमुटाव कर दिया, लड़ाई झगड़े करवा दिए। इससे गांव की एकता टूटी और अंग्रेजों का शासन मजबूत होता गया। शिक्षक अंत में बहुत अच्छी बात कहते हैं, तो बच्चों याद रखो स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया, यानी स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों या जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने सरकारी अफसरों को ताकत दी और महलवाड़ी व्यवस्था ने पूरे गांव को कर्जे और झगड़ों में उलझा दिया। यहाँ तो शिक्षक की बात हो गई, अब इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। तीनों ही व्यवस्थाओं का परिणाम एक ही था, किसान की मेहनत पर अंग्रेजों का अधिकार। हर फसल के साथ किसान की उम्मीदें सूखती रही और अंग्रेजों का खजाना बढ़ता रहा। यहीं पर ये समाप्त होता है। यहाँ सीखने लायक बात है, शासन वही सफल है जो जनता की मेहनत का सम्मान करे, ना कि उसे लूट का साधन बनाए। धन्यवाद जो आपने इतनी देर इतना बड़ा वीडियो बड़े आराम से बड़े धैर्यपूर्वक सुना देखा, और मेरे चैनल में स्वागत भी है आपका, और आपने इतने इत्मीनान से और बड़े शालीनता से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मेरे चैनल AKN भूगोल वालाओं की तरफ से।